आखिर नीतीश कुमार ने क्यों मारी है पलटी? कुछ ज्यादा पा लेने का लालच या फिर बहुत कुछ खो देने का डर? आखिर क्यों चर्चा हो रही है कि अपनों के जेल जाने से डर गए नीतीश कुमार? क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे। बात यह भी करेंगे कि नीतीश कुमार ने कितनी बार पलटी मारी और क्यों मारी। उधर चर्चा यह भी हो रही है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी अब समाप्त होने जा रही है, बीजेपी बंटाधार करने जा रही है। उधर नीतीश के इस्तीफे से पहले ही तेजस्वी यादव का दांव भी शुरू हो गया था और यह दांव सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि बिहार की जनता का भी नजर आता है। कौन सा है वो दांव, उस पर भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार की इस पलटी से किसको क्या लाभ मिलेगा और किसको क्या नुकसान होगा। ये वाला मसला बड़ा गंभीर है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा या फिर नीतीश कुमार को बहुत कुछ मिलने जा रहा है, वो जरा ध्यान से देखें। बात ये भी करेंगे कि नीतीश कुमार बिहार की जनता से नजरिया कैसे मिलाएंगे। जिंदगी भर कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने की बात कहते रहे और अब क्या सीधे सीधे उनके खिलाफ हो गए। यानी कुल मिलाजुलाकर नीतीश कुमार की इस पलटी मार योजना से 2024 के चुनाव पर क्या असर हो सकता है, देश की राजनीति पर क्या असर हो सकता है और सबसे बढ़कर बिहार की जनता पर क्या असर हो सकता है और अब तक किसने क्या कहा है, इन सारी बातों पर बेहद कम शब्दों में चर्चा होगी। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। और सबसे पहले सोशल मीडिया पर चर्चा में आई इस तस्वीर को देखिए। लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर करके लिख रहे हैं कि भूल कर भी इन पर भरोसा मत करना वरना पछताओगे। वहीं लालू यादव की लाठी वाली ये तस्वीर भी शेयर की जा रही है। पिछले साल जनवरी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये बात कहते हुए एक साल पूरा भी नहीं हुआ, अभी 2 दिन संभवतः बाकी ही हैं, लेकिन मरने से पहले नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उधर गृहमंत्री अमित शाह का पुराना बयान भी वायरल है जिसमें वो ललकारते हुए बिहार की जनता को यह भरोसा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए बीजेपी के दरवाजे खिड़की हमेशा के लिए बंद। यानी अमित शाह ने बिहार की जनता को एक बार फिर से जुमला दे दिया। इस खेल में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं पलटे बल्कि सबसे बड़ी पलटी तो भारतीय जनता पार्टी ने मारी है। जब से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में थे, यदि आप बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान उठाकर देखेंगे तो नेताओं की बातों से भरोसा उठ जाएगा। दुनिया में किसी नेता पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस मिट्टी के बने होते हैं ये लोग। इनकी बातों पर तो मरते समय भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं पिछले दिनों सदन में नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा को लेकर तथा बच्चा पैदा करने को लेकर कुछ बयान दिया था। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुरी तरह भड़क गई थी। कह रही थी कि यही इंडिया अलायंस के लोगों का कैरेक्टर है, नीतीश कुमार का कैरेक्टर है, और महिला अस्मिता की बात कर रही थी। हालांकि स्मृति ईरानी का महिलाओं की समस्याओं और उनकी असुरक्षा की बातों से, महिलाओं की अस्मिता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। खाली नाम की महिला है और खाली नाम की ही महिलाओं के मंत्रालय की मंत्री है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं जब महिलाओं के मामले में स्मृति ईरानी की जुबान पर अलीगढ़ ही ताला लग जाता है। सवाल यह भी है कि जो नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ थे अब वो बीजेपी के साथ हैं, तब उनका चरित्र कैसा होगा। वहीं नीतीश कुमार की इस बार वाली पलटी के समय आरजेडी और लालू परिवार ने बड़ी सावधानी से अब तक का गेम खेला है। कौन सा है वो गेम, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। मगर पहले ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार कब कब बने पलटी मार। पहली बार 1994 में जब लालू यादव चर्चित होने लगे तो नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, समता पार्टी बनाई। दूसरी बार जब एनडीए गठबंधन में मोदी चमकने लगे तब 2013 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी। तीसरी बार साल 2015 में पलटी मार के लालू यादव के साथ गठबंधन कर लिया। 2 साल बाद ही 2017 में इनकी अंतरात्मा की आवाज आई फिर से पलटी मारो, तो इन्होंने चौथी बार पलटी मार लिया। साल 2022 में बीजेपी को धोखेबाज बोलकर लालू यादव के साथ निकल लिए और अब साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का साथ अपना लिया है। उधर इस पूरे घटनाक्रम में आरजेडी ने बड़ी सावधानी बरती है। लालू यादव या तेजस्वी यादव की तरफ से साफ साफ अपने नेताओं को कथित निर्देश दिया गया कि किसी भी रूप में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई कड़वा शब्द प्रयोग नहीं करना है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को अपना आदरणीय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बहुत सारी चीजें उनके नियंत्रण में नहीं है। हम सब ने हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में उनका सम्मान किया है। जबकि लालू परिवार से ही रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि कूड़ा फिर से गया कूड़ेदान में, कूड़ा मंडली को बदबूदार कूड़ा मुबारक। बिहार से ही विधायक सुधाकर सिंह का कहना है कि भाजपा आने वाले चुनाव में हार को देखकर नीतीश कुमार को साथ लेकर आई है। नीतीश दिमागी रूप से कमजोर हैं, इसलिए नौकरशाहों के कहने पर भाजपा के साथ चले गए। एक चर्चा यह भी चल रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार के लोगों ने उनके दिमाग में एक बात बिठाई कि राम लहर चल रही है, बीजेपी के साथ आ जाइए। जबकि बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने बीजेपी को यह बताया कि बिहार में यदि नीतीश कुमार नहीं रहे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ है, समझिए सिंगल डिजिट में भी आना मुश्किल हो जाएगा। यानी 2 तरह की खबरें दोनों लोगों को पहुंचाई गई हैं और दोनों अब एक साथ आ चुके हैं। अब इनके मिलने से 2024 के लोकसभा चुनाव पर किस तरीके का असर हो सकता है और हमने क्यों कहा कि बीजेपी को या नीतीश कुमार को
कोई फायदा होने का अनुमान बिल्कुल भी नहीं दिखता, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, मगर उससे पहले कुछ मुद्दों को अपने दिमाग में उतार लीजिए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। लेकिन यदि आप कर्पूरी ठाकुर की पूरी राजनीति को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके उलट राजनीति करने वाली व्यवस्था मालूम पड़ती है। किसी भी रूप में बीजेपी का कर्पूरी ठाकुर से कोई मेलजोल दूर दूर तक नहीं दिखता, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि आज की तारीख में कर्पूरी ठाकुर होते, जिंदा होते, तो राजनीति की लाठी लेकर लालू यादव से भी आगे बीजेपी के मुखालफत खड़े होते और लाठी भांज रहे होते। लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का दूर दूर तक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से, उनकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी भारत रत्न का सम्मान सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए बीजेपी सरकार ने किया है। मगर सवाल तो यह है कि कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़े समाज को फायदा पहुंचाया और अभी बिहार में ही जातीय जनगणना सबसे पहले की गई है और जातीय जनगणना के अनुसार बीजेपी घिरती हुई दिख रही थी। माना जाता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की पार्टी कही जाती है, मगर सवाल यह है कि नीतीश कुमार को इन सब में क्या लाभ मिलने जा रहा है। अब तक तो वो पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका हक और अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे और अब बीजेपी के साथ चले गए। इसके पहले जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने ये जो पलटी मारी है, ये नीतीश कुमार की पूरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। राजनीतिक रूप से इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता समाप्ति की ओर जा रही है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार और उनके लोगों का एक बयान ये भी सामने आया, जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ काम करने में दिक्कत हो रही थी। अब जरा इस बात को गौर से सुनिए, गठबंधन के साथ कौन सा काम करने में दिक्कत हो रही थी। यदि आप बिहार की पिछली सरकार को ध्यान से देखें और उसके कार्यों को देखें, यानी नीतीश और तेजस्वी की मिलीजुली सरकार को यदि देखा जाए तो जनता के लिए जो कार्य किए गए वो बीजेपी के साथ चलाई गई सरकार से कहीं ज्यादा बेहतर है और इसी बात को तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी टारगेट कर रही है। उधर नीतीश कुमार के इस्तीफे की तैयारी चल रही थी, इधर अखबारों में इश्तेहार छपा तेजस्वी यादव और उनके कार्यों को लेकर। दावा किया जा रहा है कि 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई, बहुत सारी बहाली और नौकरियों की प्रक्रिया में लाने का काम किया गया, पूरे देश में पहली बार जातीय जनगणना कराया गया, 75% तक आरक्षण सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, अच्छी शिक्षा की नींव रखी गई, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया गया, शहरों में वाटर ड्रेनेज व्यवस्था कर दी गई, सड़क पुल और बाईपास तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना चलाई गई, बिहार में पहली बार टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी और आईटी पॉलिसी बनाई गई, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र और तालीमी मरकज का मानदेय बढ़ाने के लिए भी कार्य किया गया, विकास और निवेश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाए गए। और यदि आप आज की तारीख में बिहार की जनता से संवाद करेंगे तो भी जवाब यही मिलेगा कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने नीतीश और भाजपा की सरकार की तुलना में ज्यादा काम किए जनता के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा, किसका काम था जो नीतीश कुमार गठबंधन में रहकर नहीं कर पा रहे थे। ये सब तो तेजस्वी के साथ मिलकर बनाई गई सरकार के दौरान ही हुआ, जातीय जनगणना हुआ और इसमें जो आंकड़े निकल कर आए इसी के आधार पर उनकी सरकार ने गरीबों को 2 लाख रुपए देने की बात कही। ये कितनी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के साथ जाने पर भी नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को जारी रख पाएंगे या नहीं। यदि इसे रोक दिया जाएगा तो क्या बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा? और यदि बीजेपी सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो क्या बीजेपी अन्य राज्यों में भी इसे लागू करेगी? क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नजर आती रही, खुद प्रधानमंत्री बार बार जातीय जनगणना को जाति के आधार पर बांटने की तरह दिखाते रहे। अब नीतीश कुमार उस पार्टी के साथ रहकर सरकार में रहकर जातीय आधार पर कोई काम कैसे कर पाएंगे? बाकी आप तो जानते हैं राजनीति में पलटी व्यक्तिगत लाभ और हानि को देखकर ही मारी जाती है। जनता के हाथों में खाली झुंझुने मिलता है। यहां एक बात और समझने वाली है, कुछ महीने की सरकार में ही तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में चर्चित हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं यह भी एक कारण तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है, कि तेजस्वी का चेहरा बड़ा हो रहा है। एक वक्त में जिस तरीके से लालू यादव का चेहरा बड़ा होने लगा तो नीतीश कुमार अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली और अब क्या तेजस्वी का बड़ा चेहरा देखकर नीतीश डर गए? हालांकि नीतीश कुमार के इस एक्शन से एक बात तो साफ है कि बिहार की जनता में उनकी विश्वसनीयता घटी है तेजी से और लोग उनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और जब बिहार में नीतीश कुमार से नाराजगी होगी तो सीधे सीधे तेजस्वी को लाभ हो सकता है। अब बात हानि और लाभ की आ ही गई है तो जरा आंकड़ों को देख लीजिए। मगर उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ किसी लालच में ही हुआ है, यानी लाभ के लालच में, या फिर इसके पीछे कोई डर भी था। पिछले दिनों से लगातार एक बात चर्चा में थी कि नीतीश सरकार के यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, कुछ करीबी अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के रडार पर थे, यानी वो कभी भी लपेटे में आ सकते थे और शायद इन्हीं लोगों को बचाने के लिए यानी नीतीश कुमार के करीबियों को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने ये पलटी मारी है। लाभ से ज्यादा डर था।
ये चर्चा है, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। चर्चाएं इस तरह की आ रही हैं कि लाभ से ज्यादा डर था, इसलिए नीतीश कुमार ने छठवीं बार मारी है पलटी। अब जरा हानि और लाभ को देख लेते हैं कि 2024 में इस पलटी मार का क्या असर हो सकता है। यदि हम पुराने सभी चुनावों को छोड़कर बिहार में जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था और उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, इन दोनों पर ही ध्यान दें तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हाल में माइनस ही होगी, प्लस होने का कहीं दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा की घटना हुई थी और आप सब जानते हैं यूपी बिहार जैसे राज्यों से सेना में सैनिकों की भरमार होती है और ये वो राज्य हैं जो भावनाओं से ज्यादा चलते हैं, जातिगत भावनाएं हों, धर्म के आधार पर भावनाएं हों या फिर सेना के आधार पर भावनाएं। पुलवामा के बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद का तड़का लग चुका था और वो तड़का यूपी से भी ज्यादा बिहार में चल गया। नीतीश और बीजेपी ने मिलकर बिहार में बाकियों का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अगले ही साल विधानसभा चुनाव में कहानी पलट गई। विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को 89 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी 76 पे अटक गई और नीतीश कुमार 45 पर रह गए। वहीं कांग्रेस को 20, भाकपा माले को 12 सीटें मिली, बाकी इससे नीचे थे। यानी 2019 के चुनाव के बाद 2020 में ही कहानी बुरी तरह से पलट गई और अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और मुद्दे इस बार पूरी तरह से पलट चुके हैं। जो पुलवामा जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर चद्दर डालने का काम कर रहा था, वो पुलवामा अब खुद ही चाकू बनकर चद्दर फाड़ने के लिए खड़ा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा में हमारे देश के जवान कैसे शहीद हुए, किसकी वजह से हुए, जिम्मेदार कौन है, उसे सजा क्यों नहीं मिली, बताओ मोदी सरकार। मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अब तक के चरम पर है। जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद, चीन, पाकिस्तान, हर मुद्दे पर सरकार घेरती हुई दिख रही है। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सबकी जेब पर डाका डालने का काम हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी किस चरम पर है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जिस इजराइल में युद्ध चल रहा है, जहां हिंसा चल रही है, उस इजराइल में हमारे देश के गरीब मजदूर लाइन लगाकर मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, जान जोखिम में डालकर। बेरोजगारी का आलम इसी से समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले तक चर्चा हो रही थी कि राम मंदिर का चद्दर सब कुछ ढक देगा, लेकिन यदि वो चद्दर सब कुछ ढक लेने की ताकत रखता तो फिर बीजेपी को नीतीश कुमार के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद बीजेपी को भी एहसास है कि राम मंदिर का मुद्दा जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से निपट गया है। अब समझने वाली बात यह भी है कि यदि बिहार में पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिसको जितनी सीट मिली उसी हिसाब से लोकसभा में भी वोट पड़ते हैं। यानी 2019 के चुनाव के बाद 2020 में बिहार की जनता ने जिस मोड में वोट दिया था, हालांकि उसके बाद बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ हो चुकी हैं, मगर फिर भी मान लिया जाए कि यदि उसी हिसाब से बिहार के लोगों ने वोट दिया तो भी अगले चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं जरा ध्यान से देखिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जबकि विधानसभा की 243 सीटें हैं। मोटा मोटी देखें तो विधानसभा की 6 सीटों पर एक लोकसभा की सीट बनती है। पिछली बार तेजस्वी यादव को विधानसभा में जितनी सीटें मिली उस हिसाब से यदि जीत का आकलन करें तो इन्हें 13 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को लगभग 13 सीटें मिल सकती हैं, नीतीश कुमार को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3, माले को 2 और अन्य को भी कुछ सीटें मिल जाएंगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि विधानसभा के चुनाव में बिहार में ज्यादातर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। वहीं इस बार तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी होंगी, यानी इंडिया गठबंधन होगा। पिछली बार लालू यादव सक्रिय नहीं थे, बीमार थे, लेकिन इस बार लालू यादव मैदान में हैं। पिछली बार बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी का खेल आसान कर दिया था, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल है अल्पसंख्यक वोट बटने को तैयार नहीं है। और चर्चा यह भी है कि उत्तर भारत में कांग्रेस और लालू परिवार ही है जो डटकर भारतीय जनता पार्टी के सामने छाती तान कर खड़ा है। यही दो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के सामने किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ बिहार की सरकार गिर रही है, दूसरी तरफ लालू परिवार के तमाम लोगों को जांच एजेंसियों द्वारा नोटिस भेजी जा रही है, यानी चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, मगर फिर भी लालू की लाठी कमजोर होने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि लालू यादव नहीं झुके तो उनका बेटवा भी नहीं झुकेगा। यानी कुल मिलाकर पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम को यदि देखें और उसके साथ आने वाले चुनाव को देखें तो बीजेपी और नीतीश कुमार को 20 या 21 सीटें मिल सकती हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 19-20 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लाभ तो बहुत दूर की बात है, नुकसान होता हुआ ही दिख रहा है। वैसे भी बिहार में पिछली बार बीजेपी को और नीतीश कुमार को अधिकतम मिल चुका है, उसके ऊपर चढ़ने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को बिहार में जितना बड़ा नुकसान हो सकता था उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब तक जहां चर्चा हो रही थी कि बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगी, अब हो सकता है कि बीजेपी 10 से पार कर ले। पिछली बार बीजेपी को यहां बिहार में 17 सीटें मिली थी और 17 से नीचे ही आना है, ऊपर जाने का तो कोई मामला बनता नहीं है। यानी अन्य राज्यों जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल में जो नुकसान होगा बीजेपी को, और जिन राज्यों में पूरा लगभग मिल चुका है जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई बिहार से नहीं है, बिहार से भी नुकसान ही होने का चांस है।
हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बड़ा नुकसान होना था अब वो छोटा नुकसान होगा। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार यदि ज्यादा सीटें जीत भी जाते हैं, ज्यादा का मतलब पिछली बार जो थी 16, उससे अधिक तो होगा नहीं, नीचे ही आना है, उसी के आसपास कुछ रहेगा। क्योंकि अभी बिहार में जो सरकार बनी है उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी हिस्सेदार हो गई है, वो भी कुछ सीटें मांगेगी। रामविलास पासवान की पार्टी भी दो टुकड़ों में है, उन्हें भी अपनी सीटें चाहिए। तो जब बंटवारा होगा तो बीजेपी और नीतीश कुमार सबकी सीटें घटने की उम्मीद है। और ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार 40 में 39 मिला था तो इस बार भी वही मिल जाएगा, मैक्सिमम था वो, उससे नीचे ही उतरना है। बाकी नीतीश कुमार को कौन सा लाभ दिखा ये तो वही बता सकते हैं, और खाली लाभ ही कारण है या फिर डर भी था ये भी वही बता सकते हैं। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाकर यदि नीतीश कुमार को ठीक ठाक सीटें आ जाती हैं तो वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ रहेंगे ही, इस बात का क्या भरोसा है। क्योंकि यदि किसी लोटे में पेंदी ही नहीं है तो कब किधर लुढ़क जाए कोई भरोसा नहीं है। यहाँ एक चीज लोकसभा के चुनाव को देखकर लगता है कि नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है, और उनके होने का बीजेपी को भी लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को किसी भी रूप में प्लस नहीं होना है, माइनस ही होगी, इतना तो तय है। और इन सब के भी बाद यदि बिहार की जनता ने नाराजगी दिखा दी, आर या पार की जंग छेड़ दी, तो फिर बीजेपी तथा नीतीश कुमार का यह खेल और भी नुकसानदायक हो सकता है। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जीवन की सबसे बड़ी गलती ये कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बिहार के लोगों के बीच अपनी विश्वसनीयता को ही समाप्ति की तरफ ले जाने का फैसला ले लिया है। उधर तेजस्वी यादव की टीम पूरी तरह से अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाने में लग चुकी है। वो लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि उनके कुछ महीनों की सरकार में ही उन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया है। और नीतीश तथा बीजेपी की पुरानी सरकारों का रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो उतना बढ़िया नहीं दिखता जैसा रिकॉर्ड उन्होंने तेजस्वी के साथ मिलकर बनाया है। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव इस मामले पर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि बिहार की जनता का रिस्पॉन्स कैसा होता है। वहीं बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि यदि जनता ने मूड बना लिया तो फिर नीतीश कुमार वहां से भी न निपट जाए, क्योंकि पिछली बार उन्हें खाली 45 सीटें ही मिल पाई थी, तीसरे पायदान पर पहुंच गए थे, जबकि बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। यहां एक बात और समझने वाली है, चर्चा तो ज्यादा इस बात की हो रही है कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को ही न निपटा दे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उसने दो पार्टियों को निपटा दिया, स्थानीय पार्टियों को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ जुड़ती है उसे तोड़ फोड़ कर छिन्न भिन्न कर देती है। और महाराष्ट्र का उदाहरण क्या देखना है, बिहार में ही देख लीजिए। रामविलास पासवान की पार्टी को किस तरीके से तोड़कर चाचा भतीजे में दरार पैदा करके दोनों के साथ गठबंधन चल रहा है। बीजेपी का ये खेल तो आप सब देख ही रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का ये प्लान हो सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को ही निपटा दिया जाए और सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच लड़ाई रह जाए। बाकी नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं, सीटें चाहे जितनी हो, भले ही वो तीसरे पायदान पर हों, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हैं। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी हमेशा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में बिहार की जनता प्रमुख है। अब चर्चा इस बात की ओर चली है कि राजनीतिक दलों को चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता का बड़ा नुकसान हो गया और आगे भी होता रहेगा, ऐसा अनुमान है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।